हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन प्रेशर इन फ्लूइड्स और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन डेप्थ। वो डिपेंड करता है डेप्थ पे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर की अगर डेप्थ, यहाँ पे अगर डेप्थ h है तो डेप्थ h पे जो प्रेशर होता है P इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू जी इंटू एच। तो ये हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रो इज द डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच क्या हो गई? डेप्थ। तो डेप्थ पे डिपेंड करता है, जितना आप डीप जाओगे उस फ्लूइड में तो प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अब फ्लूइड का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड लिक्विड्स या गैसेस को, मतलब जिनकी एबिलिटी होती है फ्लो होने की। तो इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस आते हैं? लिक्विड्स और गैसेस दोनों किस में आते हैं? फ्लूइड्स में आते हैं। दोनों को आप फ्लूइड्स कहते हो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है और ये क्यों लगता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है, सपोज दिस इज योर अर्थ। आप अर्थ पे रहते हो और यू आर सराउंडेड बाय एयर। आप अपने एटमॉस्फेयर में एयर से सराउंडेड हो, राइट? तो ये आपके चारों तरफ एयर है। नाउ अब आप मान लीजिए आप यहां पर खड़े हो, आप एक पॉइंट पे खड़े हो, आपके ऊपर इतनी ज्यादा एयर है, एक एयर कॉलम है पूरा का पूरा, और आपको पता है एयर क्या है? एक फ्लूइड है। तो जो प्रेशर लगेगा उस एयर की वजह से आपके ऊपर, दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। डेंसिटी ऑफ द एयर इंटू जी इंटू एच। एच मतलब जो इस एयर कॉलम की हाइट होगी, ये एच। तो जहां तक कि आपका एटमॉस्फेयर होगा वहां तक की हाइट आपका जो हाइट में आ जाएगी, तो इतना आपको प्रेशर फील होना चाहिए। कहां पे? अर्थ के सरफेस पे। अब देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हो, ये एच की वैल्यू जो होगी वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो ऊपर जाते हुए आपको प्रेशर कम फील होगा। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता क्यों है और ये होता क्या है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो आप पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। द नेक्स्ट थिंग इज फीलिंग ऑफ नो एडिशनल प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, आप एटमॉस्फेयर में हो, आप मतलब अर्थ के सरफेस पे हो, और जो ये एटमॉस्फेरिक एयर है वो आप पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। आप देख सकते हो आपके ऊपर बहुत कई किलोमीटर तक क्या है? एयर है। और इतना ज्यादा बड़ा एयर कॉलम है, इतनी ज्यादा इसकी हाइट है, तो एयर प्रेशर जो है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा लगना चाहिए आप पर। तो आपको ये एयर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील क्यों नहीं होता है? तो वही टॉपिक है हमारे पास कि नो प्रेशर इज फेल्ट। जब एडिशनल प्रेशर जो होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसकी वजह से हमको प्रेशर फील क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर है ड्यू टू योर ब्लड प्रेशर। तो आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वहां पर हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपकी बॉडी है, राइट? बाहर से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर से जो आपकी बॉडी में आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी किसके इक्वल होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही इक्वल होगा। बाहर से भी प्रेशर उतना ही लग रहा है जितना अंदर से लग रहा है। तो ये दोनों प्रेशर्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और इस वजह से आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर फील नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है, हमारी वेन्स हैं, उनमें भी प्रेशर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो जो प्रेशर्स हैं दोनों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो इसकी वजह से हमको कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर फील नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट इज कॉमन रिजल्ट्स, या यू कैन से कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आपको अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा अलग लग सकते हैं, लेकिन आप इनके बारे में सोचते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सकिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ ग्लास। तो मान लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ, तो आप स्ट्रॉ से, किसी स्ट्रॉ से ग्लास से लिक्विड सक कर रहे हो, जूस सक कर रहे हो। तो ये फिनोमिनन काम कैसे करता है? आप यहां से सक्शन क्रिएट करते हो, आप यहां से सक करते हो, और ये लिक्विड जो है
इस ट्यूब में ऊपर की तरफ, मतलब इस स्ट्रॉ में, ये आपका स्ट्रॉ हो गया, इस स्ट्रॉ में क्या होने लगता है, ऊपर की तरफ फ्लो होने लगता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऊपर की तरफ फ्लो क्यों होता है। देखिए, इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, यहां देखिए कि यहां पर क्या होता है, बाहर से इस लिक्विड पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब आप क्या करते हो, जब आप सक करते हो लिक्विड को, तो जनरली लिक्विड तो आपकी रीच से बहुत ज्यादा दूर होता है, तो लिक्विड को आप सक कर नहीं सकते हो। आपके पास क्या होती है, इस स्ट्रॉ के अंदर क्या होती है, इसके अंदर होती है एयर। अब आप क्या करते हो, इस एयर को सक कर लेते हो। वहां पे एयर नहीं होगी तो एयर कॉलम खत्म हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ के अंदर, इसके अंदर जो स्ट्रॉ के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो आपको पता है प्रेशर जो होता है वो इक्वली एक्सर्ट होता है हर डायरेक्शन में। तो ये जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, ये प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा हर डायरेक्शन में, और इसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से ये क्या होगा, ये लिक्विड ऊपर की तरफ फ्लो होने लग जाएगा। जब तक आप सक नहीं करते हो तो तब तक क्या होता है, जो ये स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ के अंदर भी एयर होगी, और जो प्रेशर लगेगा स्ट्रॉ के अंदर, स्ट्रॉ जितना प्रेशर लगेगा डाउनवर्ड्स, बाहर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उतना ही होगा। लेकिन अब आप एयर सक कर चुके हो, एयर सक कर चुके हो, उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा, और प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा तो लिक्विड किस तरफ फ्लो होने लगेगा, ज्यादा, जहां से आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहे हो उस तरफ से किस तरफ फ्लो होने लगेगा, जिस तरफ प्रेशर कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये लिक्विड क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, और इस वजह से आप किसी भी लिक्विड को सक कर पाते हो। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सक्शन काम कैसे करता है। तो ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल था। उसके अलावा और भी एग्जांपल्स आपके पास हैं, जैसे व्हेन यू फिल अ प्लास्टिक बॉटल विद हॉट वाटर इट गेट्स श्रिंक। तो आपने एक चीज देखा होगा कि आपके पास एक प्लास्टिक बॉटल होती है, अगर कोई एक प्लास्टिक बॉटल अगर आपके पास होती है, और इसमें अगर आप क्या करते हो, हॉट वाटर डालते हो, तो हॉट वाटर की वजह से क्या हो जाती है, ये श्रिंक हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हॉट वाटर डालने से ये श्रिंक क्यों होती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है, वो है टेम्परेचर का। होता क्या है, जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे जो एयर होती है, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। आपको पता है P इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच होता है। अगर रो की वैल्यू कम होगी, मतलब डेंसिटी कम होगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर डेंसिटी कम हो गई एयर की, प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा, जो जहां से हाई प्रेशर लग रहा है, तो देखिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक बॉटल है। अब इस बॉटल के बाहर क्या है, एयर है, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर है, तो एयर होगी, अंदर भी क्या है, एयर है। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ एयर है, तो बाहर से क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। लेकिन क्योंकि बॉटल के अंदर भी एयर है, तो अंदर से जो एयर होगी वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगी। तो इस वजह से जो बॉटल का शेप रहेगा वो तो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप इसमें हॉट वाटर डालते हो, तो हॉट वाटर डालने से क्या होता है, बहुत हॉट वाटर अगर आप इसमें डालते हो तो इसकी वजह से अंदर जो होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो डेंसिटी होती है किसकी, एयर की, जो इसके अंदर एयर होगी उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर डेंसिटी कम हो गई, तो डेंसिटी कम हो गई तो इमीडिएटली जो प्रेशर होगा कहाँ, बॉटल के अंदर, क्योंकि बाहर तो आप वाटर डाल नहीं रहे हो, बॉटल के अंदर जो प्रेशर होगा वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए, बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो ज्यादा है, अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, बाहर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो बॉटल क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो प्रेशर है उसकी हेल्प से आप बॉटल को श्रिंक कर सकते हो, या ये बॉटल जो होती है हॉट वाटर की वजह से श्रिंक हो जाती है। तो एक्चुअल में इसमें वाटर का रोल नहीं होता है, इसमें किसका रोल होता है, एयर का, जो गैसेस होती हैं। इसके अलावा आपके पास एक और चीज है कि जब आप सिरिंज होती हैं तो वो सिरिंज को आप किसी लिक्विड, सिरिंज होती हैं उसमें हम मेडिसिन, जो लिक्विड्स होते हैं उसको फिल करते हैं। अब उसको आप फिल कैसे करते हो, तो आपको पता है कि जो इंजेक्शन होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक लिक्विड है, इस लिक्विड से आप फिल कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, इस लिक्विड पे, ये आपकी सिरिंज हो गई, तो यहाँ पे ये हो गया आपका प्लंजर, ये आपका पिस्टन हो गया, और ये आपका बैरल हो गया। तो आप क्या करते हो, इस प्लंजर को यहाँ पे, अगर प्लंजर पहले नीचे होता है, जब आप प्लंजर को ऊपर खींचते हो तो यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि एयर तो है नहीं, इधर तो एयर रहेगी नहीं, तो वैक्यूम क्रिएट होगा, इसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, कम रहेगा। यहाँ बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, तो ज्यादा प्रेशर से, ध्यान रखना, लिक्विड किधर फ्लो होगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। तो इधर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इधर अंदर प्रेशर कम है, तो लिक्विड क्या हो जाएगा,
ये सिरिंज ऑटोमेटिकली लिक्विड को सक कर लेगी। तो जैसे जैसे आप इस प्लंजर को ऊपर की तरफ खींचते हो, ये लिक्विड को सक करता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं और भी कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर क्या होता है, नोज ब्लीडिंग होती है बहुत लोगों की। रीजन क्या है? रीजन सेम। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो देखिए एच क्या है, एच ध्यान रखना, एच आपके ऊपर, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मत सोचिए कि अगर आप हाइट पे जाते हो तो एच की वैल्यू बढ़ेगी, एच की वैल्यू कम होगी। एच क्या है? एच इज द हाइट ऑफ द एयर कॉलम, जो आपके ऊपर एयर कॉलम है उसकी हाइट। तो यहां पे एक सिंपल सी चीज देख लीजिए कि अगर आप नीचे खड़े हो, मान लेते हैं यहां पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि ये आपकी अर्थ है, अगर आप यहां पे खड़े हो, अर्थ की सरफेस पे खड़े हो, तो ये आपकी हाइट हो जाएगी एयर कॉलम की। लेकिन अगर आप यहां पहुंच गए ऊपर, तो आपकी हाइट जो होगी, आपके ऊपर जो एयर कॉलम की हाइट है वो कम होती रहेगी। तो आपके ऊपर का जो एयर कॉलम है उसकी हाइट की बात कर रहे हो, तो अगर आप ऊपर रहोगे तो आपके ऊपर जो एयर कॉलम है उसकी हाइट तो और कम हो जाएगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एच की वैल्यू जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आपके ऊपर का एयर कॉलम छोटा होते जाएगा, उसकी हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो प्रेशर जो होगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, प्रेशर की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो अगर हाइट पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, लेकिन अगेन आपकी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, अंदर ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर है वो क्या है, वो ज्यादा है। अब देखिए आपकी जो वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें प्रेशर ज्यादा है। अब अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो होगा क्या, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो फट जाती हैं। इसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये एक रीजन था कि आपकी नोज क्यों ब्लीड होती है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एक कैन होता है, ऑयल का कैन आपने देखा होगा। तो एक ऑयल का कैन होता है, इसको जब आप इससे आप ऑयल निकालते हो तो आप क्या करते हो, इस पे एक होल क्रिएट करते हो। आपने देखा होगा कि जब आप एक होल करते हो यहाँ पे, तो एक होल से जो ऑयल होता है वो प्रॉपरली बाहर नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक और होल करना पड़ता है अपोजिट साइड में। आपको एक और होल क्यों करना पड़ता है अपोजिट साइड में? देखिए अगर यहाँ पे आपने एक होल नहीं किया, मतलब एक ही होल है, तो यहां से क्या होता है, यहां से ऑयल बाहर निकलता है। ऑयल बाहर निकलता है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये ऑयल रुकता रहता है। रुकता क्यों है? क्योंकि जब ये ऑयल आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और बाहर से क्या लग रहा है, एयर प्रेशर लग रहा है अंदर की तरफ। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो अंदर की तरफ लगेगा, तो इसकी वजह से वो ऑयल को बाहर नहीं आने देगा। तो अगर वो ऑयल को बाहर नहीं आने देगा, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑयल जो होता है वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आप दूसरे एंड पे भी क्या कर लेते हो, एक होल कर लेते हो, जनरली आप यही करते हो, दूसरे एंड पे भी अगर आप होल कर लेते हो, तो उससे क्या होता है, अब आप देखोगे कि जो ऑयल होगा वो प्रॉपरली बाहर आने लगेगा। रीजन सेम, कि यहां पे क्या होता है, अगर आपने दूसरे एंड पे होल कर दिया तो दूसरे एंड से एयर फ्लो होने लगती है, किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। अब जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करने लगता है, बैलेंस करने लगता है। बाहर और अंदर दोनों जगह प्रेशर क्या होने लगता है, इक्वल हो जाएगा। और अगर दोनों जगह प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब जो बाहर की जो एयर है वो अंदर से भी उतना ही प्रेशर लगा रही है जो एयर है। तो बाहर और अंदर दोनों जगह सेम प्रेशर हो गया, तो लिक्विड अब इजीली फ्लो हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, दैट इज कॉल्ड साइफन। अब ये साइफन क्या होता है, ये साइफन होता क्या है? तो बेसिकली आपने बहुत बार यूज भी किया होगा, जस्ट आपको पता नहीं है कि साइफन होता क्या है। आपने एक चीज देखी होगी कि अगर एक कंटेनर है या कोई भी ड्रम या कोई भी आपके पास लिक्विड का कोई भी कंटेनर है, एक कंटेनर से आप दूसरे कंटेनर में आप क्या करना चाहते हो, इस लिक्विड को फ्लो करना चाहते हो, लेकिन आपको इस कंटेनर से इस कंटेनर में लिक्विड को फ्लो करना है विद द हेल्प ऑफ अ पाइप। अब जो पाइप है, पाइप आएगा इसके ऊपर से। अब आप सोचोगे कि ग्रेविटी की वजह से लिक्विड तो नीचे की तरफ फ्लो होगा। अब लिक्विड अगर नीचे की तरफ फ्लो होगा तो आप इससे कैसे, पाइप से कैसे इसमें लिक्विड फ्लो करते हो। और जनरली आप बहुत ज्यादा इसको यूज भी करते हो। तो आप करते क्या हो, आपने नोटिस भी किया होगा, शायद ये काम किया भी होगा, कि अगर आप इस कंटेनर से, दूसरा कंटेनर कम हाइट पे, लेकिन जो पाइप जा रहा है, पाइप ऊपर से जा रहा है, अगर नीचे से जा रहा होता तो ग्रेविटी की वजह से अगर यहां से आप होल करते तो डायरेक्ट चला जाता ग्रेविटी की वजह से, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, ऊपर से जो लिक्विड है वो फ्लो करना होता है। तो यहां पे कभी भी अगर आप एक ज्यादा हाइट से कम हाइट पे लिक्विड को फ्लो कर रहे हो, लेकिन उस लिक्विड को क्या करना होता है, एक और ज्यादा हाइट से जाना होता है। मतलब जो जिस पाइप के थ्रू आप उस लिक्विड को भेज रहे हो वो
और हाई एल्टीट्यूड से होके जाता है, तो दिस सिस्टम इज नोन एज साइफन। लेकिन ये वर्क करता है कैसे? इसमें आप क्या करते हो, यहां पे आपने देखा होगा अगर आप पाइप यूज करते हो तो यहाँ की जो एयर होती है आप क्या करते हो, इस एयर को यहाँ पे सक करना शुरू करते हो। जैसे ही सक करना शुरू करते हो तो यहाँ पे लिक्विड आना शुरू होता है और उसके बाद ये लिक्विड फ्लो होने लगता है। तो होता क्या है, जब आप एयर को सक करते हो तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है, यहाँ क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और इसके अंदर की एयर तो आपने खाली कर दी तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि एयर ही नहीं है तो प्रेशर कौन लगाएगा इसके अंदर। तो अगेन लिक्विड क्या होने लगेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होने लगेगा। अब क्योंकि आपने सारी की सारी एयर निकाल चुके हो आप ऑलरेडी, तो ये जो प्रेशर है ये मेंटेन रहेगा, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रहेगा और ये लिक्विड कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा जब तक कि अगेन आपने इसको स्टॉप नहीं किया, इसको और हाइट पे नहीं लेके गए और इसके अंदर अगेन एक बार फिर से एयर फिल नहीं हो गई। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं साइफन, इसको हम साइफन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा, रबर सकर जो वॉल पे होता है, तो वॉल पे आप रबर सकर जो होते हैं वो चिपका लेते हो इजीली। तो वो क्या होता है, वो क्या करते हैं कि एक सकर होता है रबर सकर जिसको आप वॉल पे इजीली चिपका लेते हो। जैसे आप गन भी देखी होगी, जो टॉय गन्स आती हैं उनमें रबर सकर लगा होता है, तो अगर आप उससे फायर करते हो तो जो रबर सकर होता है वो वॉल पे चिपक जाता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, अगेन ये क्या करता है कि रबर सकर जब वॉल पे चिपकता है तो उसके अंदर की जो एयर होती है, मतलब अगर वो वॉल पे चिपकेगा तो इसके अंदर की एयर क्या हो जाती है, वो खाली कर लेता है। अब अंदर की एयर खाली हो जाती है, इसका मतलब अंदर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। अंदर से बाहर की तरफ तो प्रेशर लगेगा नहीं इसके अंदर से, क्योंकि अंदर की एयर क्या कर ली, इसने खाली कर ली। लेकिन बाहर से इस पे क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और इसकी वजह से वॉल पे चिपका रहेगा। तो अब आप सोच सकते हो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हाई होता है, कि वो कितना, ये काफी ज्यादा वेट भी झेल सकता है। तो आप सोच सकते हो कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हाई होता है। तो इस तरीके से ये सारे वर्क होते हैं, कि आपको समझ में आ गया होगा अब कि जो रिजल्ट्स हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वो बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स होते हैं। ये आप फिर से देख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज measurement of atmospheric pressure. This is one of the most important topic, that is the measurement of atmospheric pressure. Now there is a device which is used to measure the atmospheric pressure. एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से आप atmospheric pressure measure कर सकते हो और that device is called barometer. उस डिवाइस को हम कहते हैं बैरोमीटर। अब बैरोमीटर कैसे वर्क करता है वो भी हम देखेंगे और कितने टाइप्स के बैरोमीटर्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली बहुत अलग अलग टाइप्स के बैरोमीटर्स आपको देखने को मिलेंगे और हम जनरली जिस बैरोमीटर को यूज करते हैं वो अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग बैरोमीटर्स यूज करते हैं। जो बैरोमीटर जिस कंडीशन के लिए सुटेबल होगा वो बैरोमीटर हम वहां पे यूज करेंगे। तो देखेंगे कि कौन कौन से बैरोमीटर्स हैं और क्या उनके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है एक सिंपल बैरोमीटर। क्या आता है, सिंपल बैरोमीटर। अब ये किस तरीके से काम करता है और इसमें क्या क्या होता है, तो इसके हम दोनों चीजें देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। ध्यान रखिए कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो बहुत सिंपल होती है बैरोमीटर्स की, तो लगभग एक जैसी होती है सारे बैरोमीटर्स की। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन उनका अलग अलग होता है, वर्किंग तो सबकी एक जैसी होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल बैरोमीटर। तो सिंपल बैरोमीटर ये रहा हमारे पास। इसमें देखिए क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है। ग्लास ट्यूब को हम खाली कर देते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी एयर नहीं रहेगी, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, कंप्लीट वैक्यूम लगभग। तो ऑब्वियसली कंप्लीट 100% वैक्यूम क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसके अंदर वैक्यूम होता है। अब यहां पे एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होती है और आपके पास एक ग्लास वेसल होता है। ये आपको एक वेसल दिख रहा होगा, ये एक वेसल है जिसमें आपने डाला हुआ है, जिसमें आपने रखा हुआ है मरकरी। इस वेसल में होता है मरकरी। अब देखिए ये काम किस तरीके से करता है। यहां पे हम मेजर करते हैं हाइट ऑफ मरकरी। तो देखिए होगा क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो बाहर से लगेगा, ऊपर से इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और ये ग्लास ट्यूब जो है वो क्योंकि क्या है, खाली है, मतलब उसके अंदर वैक्यूम है। तो अगर बाहर से प्रेशर होगा तो क्या होगा, ये जो मरकरी होगा ये क्या होगा, राइज करने लगेगा इस ग्लास ट्यूब में। जितना ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे वो उतना ज्यादा राइज करेगा। अब आप सोचोगे कि ये राइज कहां तक होगा, तो देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है,
रो इंटू जी इंटू एच, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये रो जी एच कहां से लग रहा है, बाहर लग रहा है। लेकिन जब आप एयर कॉलम ये ऊपर जाने लगता है तो आप ये सोचोगे कि ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा। नहीं, ये बहुत ऊपर नहीं जाएगा। ये कितना ऊपर जाएगा कि जो यहां से देखो, जब तक फोर्स बैलेंस नहीं होते हैं तब तक ये ऊपर जाता रहेगा। मतलब बाहर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज रो इंटू जी इंटू एच। अगर मान लेते हैं इसका एरिया क्या है, ए है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है बाहर से, ड्यू टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, फोर्स ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट इज रो इंटू जी इंटू एच इंटू ए। इतना फोर्स लग रहा है। और दूसरी चीज जो इसका क्या है, राइज है। राइज कितना होगा इसमें, राइज इसमें उतना ही होगा जितना ये फोर्स झेल पाएगा। फोर्स कितना होगा इसका, दैट इज एफ इक्वल टू एम इंटू जी। एम इंटू जी, जो फोर्स मतलब जितना इसका वेट होगा, तो ये उतना ही फोर्स लगा पाएगा जितना वेट होगा। अब देखिए, प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगाएगा। इसका मतलब ज्यादा वेट जो होगा, ज्यादा मास जो होगा मरकरी का, ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहेगा, ये मरकरी ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। और इस तरीके से आप इजीली मेजर कर सकते हो। यहाँ पे मार्क्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, और हम किस में मेजर करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज इन एटीएम। तो आपको पता है 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, 76 mm ऑफ Hg। 76 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये कितना होता है। तो यहां पे इसीलिए हम इसको mm में मेजर करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा आपके पास डायग्राम है किसका, जो आपके पास सिंपल बैरोमीटर है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, जो नेक्स्ट बैरोमीटर है वो है फोर्टिन्स बैरोमीटर। तो इससे पहले फोर्टिन्स बैरोमीटर को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम बैरोमीटर में मर्क्यूरी को यूज क्यों करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बैरोमीटर में मर्क्यूरी को यूज करने के बहुत सारे रीजंस हैं। एक और सब्सटेंस हम यूज कर सकते थे, वाटर। तो हम वो भी देखेंगे कि हम मर्क्यूरी को क्यों बैरोमीटर में यूज करते हैं और वाटर को क्यों नहीं उसकी जगह पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मर्क्यूरी के एडवांटेजेस और वाटर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज है, मर्क्यूरी जो होता है इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई। डेंसिटी जो होती है मर्क्यूरी की वो बहुत हाई होती है। तो मान लेते हैं अगर इतने में h हाइट पे रो एम मतलब मर्क्यूरी की डेंसिटी g इंटू एच एम, दैट इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी। तो अगर हाइट ऑफ मर्क्यूरी एच एम, इतनी हाइट में एच एम मान लेते हैं हाइट ऑफ मर्क्यूरी है, तो ये 76 सेंटीमीटर के आसपास होती है लगभग, अगर मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर सी लेवल पे होता है तो अगर ये वाटर करते तो रो डब्ल्यू इंटू जी डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू ये आता, राइट। तो जी जो होता है, जी डब्ल्यू को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जी तो दोनों के लिए सेम होगा। तो यहां पे देखिए, अगर वाटर के लिए हम करते तो एच डब्ल्यू कितना होना चाहिए, रो एम आप बाय रो डब्ल्यू इंटू एच एम। अगर आप यहां पे देखिए 76 सेंटीमीटर हाइट मर्क्यूरी में होती है, तो रो एम दैट इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है लगभग 13.5, लगभग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूं, डिवाइडेड बाय 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो वाटर की डेंसिटी होती है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू हाइट जो होती है दैट इज 76 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो 76 इंटू 13.5 सेंटीमीटर, इतनी हाइट आपको चाहिए होगी किसके लिए, वाटर के लिए। तो आप देख सकते हो इसकी जो हाइट आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी, लगभग 10 मीटर से भी ऊपर आएगी। अगर 10 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि 1 मीटर तक तो चलिए आप ग्लास ट्यूब यूज कर सकते हो, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। आप 10 मीटर की ग्लास ट्यूब कैसे लेके आओगे, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो इसीलिए आप वाटर यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला रीजन तो यही है, वाटर की डेंसिटी। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी किसी भी लिक्विड की, और इसीलिए हम मर्क्यूरी को यूज भी करते हैं कि मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसकी ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा प्रेशर मेजर कर सकते हैं कम से कम हाइट की ट्यूब में। मतलब ग्लास ट्यूब की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा आपको चाहिए नहीं होगी, 76 सेंटीमीटर तक आपका सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसको भी आप मेजर कर सकते हो। तो सबसे पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन कि जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी इज
ओपेक। मर्क्यूरी क्या होता है? ओपेक होता है। लेकिन क्या वाटर ओपेक होता है? नहीं, वाटर ओपेक नहीं होता है, मतलब वाटर के थ्रू तो आप देख सकते हो। तो अब मर्क्यूरी के ओपेक होने की वजह से क्या होता है कि मर्क्यूरी के आसपास क्रॉस आप देख नहीं सकते हो, और जब आप मर्क्यूरी के दूसरी तरफ नहीं देख सकते हो, तो जब आप हाइट देखते हो मर्क्यूरी की बैरोमीटर में, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस लेवल तक मर्क्यूरी है। तो इसकी वजह से आपको रीडिंग लेने में बहुत इजी हो जाएगा अगर आप मर्क्यूरी को यूज करते हो। वहीं अगर आप वाटर को यूज करते हो तो वाटर में आप ठीक से देख नहीं पाते हो कि हाइट कितनी है, क्योंकि आप वाटर के थ्रू देख सकते हो, वाटर इज ट्रांसपेरेंट। तो वाटर के थ्रू आप देख सकते हो, तो आपको हाइट का एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है, तो आपको रीडिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। द थर्ड थिंग, तीसरी चीज जो होती है वो है वाटर का जो नेचर होता है। वाटर स्टिक्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो वाटर क्या होता है? वॉल्स में स्टिक हो जाता है, जो ग्लास ट्यूब होती है आपकी, इसकी वॉल्स पे स्टिक हो जाता है। अब ये स्टिक हो जाएगा तो ऑब्वियसली स्टिक होने की वजह से क्या होता है, आपको पता नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्टली वाटर लेवल है कहां तक, क्योंकि वाटर लेवल तो मान लेते हैं यहां पे है, लेकिन वाटर कुछ ऊपर भी स्टिक हुआ है, तो आपको रीड करने में प्रॉब्लम होगी, आपको रीडिंग लेने में अगेन प्रॉब्लम होगी, आप ठीक से रीडिंग नहीं ले पाओगे। वहीं आप मर्क्यूरी की बात करते हो, मर्क्यूरी डज नॉट स्टिक ऑन द वॉल्स। मर्क्यूरी स्टिक होता ही नहीं है जो ग्लास ट्यूब्स होती हैं उनकी वॉल्स पे, तो इसलिए मर्क्यूरी का एक एडवांटेज ये भी हो जाता है। द नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर। नेक्स्ट आपके पास वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है कि देखिए, अगर आपने मर्क्यूरी यूज किया है, तो मर्क्यूरी क्या है? लिक्विड है। मर्क्यूरी की क्या होगी? इसके अंदर वेपर फॉर्म होने लगते हैं, तो वेपर्स फॉर्म होने लगेंगी, तो क्या होगा, ये जो वेपर होगी, क्योंकि वेपर भी क्या है? गैस ही तो है, तो ये भी फ्लूइड है, तो ये गैस, ये मर्क्यूरी की जो वेपर होगी, ये क्या करेगी? प्रेशर एक्सर्ट करेगी, प्रेशर लगाएगी, और इसकी वजह से ये पुश करेगी किसको? ये मर्क्यूरी को हो नीचे की तरफ पुश करेगी। अब ये जितनी ज्यादा वेपर फॉर्म होगी, मर्क्यूरी को उतनी ज्यादा नीचे पुश करेगी। लेकिन मर्क्यूरी की खास बात ये होती है कि मर्क्यूरी का जो वेपर प्रेशर होता है बहुत लो होता है, बहुत कम वेपर फॉर्म होती है, तो उसकी वजह से मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, तो ये ज्यादा पुश नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये इसको पुश करेगी डाउनवर्ड्स, तो एग्जैक्ट एक्यूरेट जो प्रेशर होगा, एक्यूरेट, अगर यहाँ पे वेपर नहीं होती तो तब तो इतना होना चाहिए था, लेकिन इसके पुश होने की वजह से ये लेवल इतना गिर गया, तो आपको क्या होगा? रीडिंग तो गलत मिलेगी। तो इसीलिए जो मर्क्यूरी का क्योंकि वेपर प्रेशर होता है बहुत कम होता है, तो आपको गलत रीडिंग नहीं मिलती। लेकिन वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, वाटर को अगर आप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा वेपर फॉर्म करता है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी, और अगर वो ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा तो इसकी वजह से ये क्या करेगा? वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा, तो ये जो ग्लास ट्यूब में वाटर होगा उसको क्या करेगा? नीचे की तरफ पुश करेगा। नीचे पुश करेगा तो अगेन आपको रीडिंग बहुत ज्यादा गलत मिलेगी। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं मर्क्यूरी के वाटर के ऊपर, और यही रीजन है कि आप मर्क्यूरी को यूज करते हो और वाटर को यूज नहीं करते हो किसी भी बैरोमीटर में। तो मर्क्यूरी को यूज करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास है। एक तो इसकी डेंसिटी, सबसे अच्छा एडवांटेज यही है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आपको जो कॉलम होगा, जो आपकी ग्लास ट्यूब होगी, वो बहुत ज्यादा हाइट की नहीं चाहिए होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बैरोमीटर में हम मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं और वाटर क्यों यूज नहीं करते हैं। अब आपके पास आता है कि सिंपल बैरोमीटर के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रोटेक्शन नहीं है। आप देख सकते हो सब कुछ ओपन है, तो ग्लास ट्यूब के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है सिंपल बैरोमीटर में। द सेकंड थिंग इज इट इज ओपन। आप देख सकते हो इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लिए क्या है? ओपन है। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में कुछ इंप्यूरिटीज होंगी, इंप्यूरिटीज की वजह से क्या होगा? इंप्यूरिटीज इस मर्क्यूरी में ऐड हो जाएंगी, और अगर इंप्यूरिटीज ऐड हो गई तो अब ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी चेंज हो जाएगी, आपको तो पता ही नहीं चलेगा डेंसिटी कितनी चेंज हो गई, क्योंकि मर्क्यूरी की डेंसिटी तो मुझे पता है, लेकिन उसमें जो इंप्यूरिटीज ऐड हुई हैं उनकी डेंसिटी क्या है वो नहीं पता, तो आप प्रेशर भी मेजर नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सिंपल बैरोमीटर के। इसके साथ साथ एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये पोर्टेबल नहीं होता है, मतलब आप अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहो तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते हो। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हैं सिंपल बैरोमीटर के। कुछ डिसएडवांटेजेस इसके रिमूव किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्टिन्स बैरोमीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास यही है, दैट इज फोर्टिन्स बैरोमीटर। अब ये फोर्टिन्स बैरोमीटर में है क्या? बहुत थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम यहां पे आती है सिंपल बैरोमीटर में। देखिए क्या होता है कि जहां पे जीरो से शुरू करते हो आप, क्योंकि जब आप लेवल जो होता है मर्क्यूरी का, ये मान लेते हैं यहाँ पे जीरो है।
अगर आप 0 से शुरू करोगे तो जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी खाली होने लगेगा, क्योंकि ये मर्क्यूरी कहां जाएगा, ये ऊपर जाने लगेगा। मर्क्यूरी कम होने लगेगा तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी का लेवल है तो 0 से नीचे चला जाएगा, लेकिन आप तो मेजर 0 से ही कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी जो आपके मेजरमेंट हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये 0 है, इसको सेट करना बहुत जरूरी होता है, और वो किस में होता है, फोर्टिन्स बैरोमीटर में। तो यहाँ पे भी जो 0 होता है उसको आप सेट नहीं कर पाते हो, तो इनिशियल जो एरर आता है आपकी रीडिंग में वो बहुत आता है सिंपल बैरोमीटर में। फोर्टिन्स बैरोमीटर इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फोर्टिन्स बैरोमीटर में देखिए, बाकी के लगभग सारे अरेंजमेंट्स वही होते हैं। हमारे पास होता है एक ब्रास केस, तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्रास केस होता है जिसके अंदर आपका बैरोमीटर होता है। तो इस तरीके से इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोटेक्शन तो हो गई। इसके अलावा देखिए बाकी क्या क्या होता है, इसमें थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर का काम क्या होता है, ऑब्वियसली टेम्परेचर मेजर करने का, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होगी, तो डेंसिटी अलग अलग होगी तो उसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो भी अलग अलग मेजर करेगा। डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये ज्यादा राइज करेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है, लेकिन प्रेशर उतना ज्यादा होता नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये आपकी मेन स्केल हो गई। मेन स्केल किसकी, यहाँ पे आपकी मेन स्केल होती है बैरोमीटर की, जैसे यहाँ पे थी। बाकी पूरा का पूरा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, एक थोड़ा सा और चेंजेस होते हैं। यहाँ पे देखिए ग्लास वेसल होता है, जैसे इसमें था। ग्लास वेसल के बाहर यहाँ पे एक होता है आपके पास लेदर कप। इस लेदर कप के नीचे हम एडजस्ट करते हैं एक स्क्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये इनिशियल रीडिंग जो होती है उसकी, जो इनिशियल पॉइंट होता है दैट इज 0, उसको सेट करने के काम आता है। देखिए क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे मर्क्यूरी ऊपर जाएगा तो यहां से तो मर्क्यूरी खाली होता जाएगा, तो जो यहाँ पे मर्क्यूरी का जो लेवल है वो कहां पे होना चाहिए, 0 से होना चाहिए, क्योंकि 0 से ही तो हम काउंट करना शुरू करते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर ये खाली होता जाएगा तो 0 से नीचे चला जाएगा। फिर अगर वो नीचे चला गया और आपने उसको 0 पे उस समय सेट किया, तो 0 पे अगर उस समय है वो, तो जब वो मर्क्यूरी नीचे आएगा तो फिर लेवल 0 से ऊपर चला जाएगा, तो फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होंगी यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, 0 पे सेट करने के लिए क्या करते हैं, इसको इस स्क्रू का यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप अलग अलग लेवल्स पे जाते हो, तो अगर 0 पे आपको सेट करना है तो आप इस स्क्रू को घुमाइए, ये क्या होता है अपने आप को जो आपके पास ये लेदर कप में आपने इस ग्लास वेसल को रखा है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है। ये ऊपर नीचे आप इसको इसकी हेल्प से एडजस्ट कर सकते हो और ये 0 पे इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस स्क्रू का यूज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे थर्मोमीटर मैंने आपको बता दिया कि थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है। थर्मोमीटर यूज होता है टेम्परेचर के लिए, ताकि आपको एग्जैक्ट डेंसिटी पता रहे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं हमने 0 सेट किया, दैट इज कॉल्ड आइवरी पॉइंट। ये आपका आइवरी पॉइंट है, आइवरी पॉइंट जहां से आप रीडिंग लेना शुरू करते हो, तो इसको हम कहते हैं एक आइवरी पॉइंट। ठीक है, तो ये उसका 14 बैरोमीटर का डायग्राम हो गया, और इसके काफी एडवांटेजेस हैं ओवर सिंपल बैरोमीटर। तो इंप्यूरिटीज ऐड करने का, इंप्यूरिटीज ऐड होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। साथ ही साथ इसमें जो ग्लास ट्यूब है, ये आपकी ग्लास ट्यूब है, उसका भी प्रोटेक्शन हो जाता है। और जो स्केल को एडजस्ट करने का प्रॉब्लम था किसमें, सिंपल बैरोमीटर में, आप इसमें सिंपल बैरोमीटर में जो 0 होता है उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते थे, इसमें आप स्केल को एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 14 बैरोमीटर किस तरीके से वर्क करता है। द लास्ट इज एनेरॉइड बैरोमीटर। तो एनेरॉइड बैरोमीटर का जो प्रोसेस है, वर्किंग है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे क्या करते हो, एक गियर्ड व्हील या टूथड व्हील आप एक यूज करते हो। ये होता है आपके पास एक बॉक्स, तो ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स पे अटैच होती है एक रॉड। अब ये जो बॉक्स होता है, ये स्प्रिंग्स होते हैं इस बॉक्स में, जिस तरीके से जैसे डायफ्राम होता है, तो ये डायफ्राम की तरह वर्क करता है। तो स्प्रिंग्स इस बॉक्स में होते हैं, इस तरीके से बॉक्स होता है। तो इसका साइड व्यू है, इस तरीके से ये बॉक्स आपके पास रहेगा। अब होता क्या है, देखो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इस बॉक्स पे, तो क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगा, नीचे जाएगी। स्प्रिंग नीचे जाएगी तो स्प्रिंग के साथ साथ ये रॉड भी डाउनवर्ड्स जाएगी। यहां पे होता है आपका ये सर्कुलर स्केल, एक सर्कुलर स्केल होता है, और ये आपका एक व्हील हो गया जिसमें टीथ होते हैं। ये पॉइंटर हो गया जो प्रेशर पॉइंट करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे समझ लीजिए 50, 60 mm ऑफ Hg, 70, इस तरीके से 80, इस तरीके से है आपके पास। तो ये आपके पास एक सर्कुलर स्केल है। अब देखिए,
जैसे जैसे प्रेशर चेंज होता रहेगा, मान लेते हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो ये रॉड भी नीचे की तरफ जाएगी, रॉड अगर नीचे की तरफ जाएगी तो ये व्हील क्या होगा, ये व्हील देखिए अगर रॉड नीचे की तरफ जाएगी तो ये रॉड किससे अटैच्ड है, इस व्हील के साथ, तो ये व्हील क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा, ये रोटेट करना शुरू करेगा तो इसके जो साथ जो पॉइंटर है, पॉइंटर भी क्या होगा, ये इधर को मूव करना शुरू करेगा, तो प्रेशर ये ऑटोमेटिकली ज्यादा शो करेगा। अगर आपने प्रेशर रिलीज किया, मतलब प्रेशर कम हो गया, आप ऊपर ले गए, हाई एल्टीट्यूड पे ले गए, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो अगर आप इसको हाई एल्टीट्यूड पे लेकर गए तो यहां पर क्या होगा, ये प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो अगेन ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ऊपर तो रॉड भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, तो व्हील किस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा, इस डायरेक्शन में, और ये पॉइंटर लो प्रेशर ऑटोमेटिकली शो करने लगेगा। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एनेरॉयड बैरोमीटर, इसको हम कहते हैं एनेरॉयड बैरोमीटर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम करता है। ये मैंने आपको साइड व्यू बताया था, ये रॉड और बॉक्स का, जो बॉक्स होता है वो किसकी तरह काम करता है, जैसे डायफ्राम होता है, डायफ्राम की तरह वर्क करता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एनेरॉयड बैरोमीटर का जो वर्किंग है और इसका कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू दीज टू। और सबसे खास बात ये क्या होता है, पोर्टेबल होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली लेकर जा सकते हो, क्योंकि इसमें लिक्विड्स वगैरह कुछ तो है नहीं मर्क्यूरी की तरह। इसका साइज भी बहुत ज्यादा होता है, आप देख सकते हो 1 मीटर मतलब 76 सेंटीमीटर तक का प्रेशर मेजर करने के लिए इतनी लेंथ की तो इसमें ग्लास ट्यूब ही होती है, तो आप सोचिए इसका साइज कितना ज्यादा होता है। उसके कंपैरिजन में ये लाइट होता है, इसका साइज भी क्या होता है, छोटा होता है, तो इसलिए आप एनेरॉयड बैरोमीटर्स को ज्यादा यूज करते हो एज कंपेयर टू दीज टू। द नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिस तरीके से हम सोचते हैं ये इस तरीके से वर्क करता नहीं है। तो अगर हम एल्टीट्यूड पे, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किस पे, एल्टीट्यूड का, और इधर एल्टीट्यूड, तो जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, लो एल्टीट्यूड जब आप सी लेवल पे रहोगे तो प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे 1 atm के बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो प्रेशर ड्रॉप होते जाता है। अब ये प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाता है। अब आप सोचोगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, लेकिन यहाँ पे केवल एच का फैक्टर नहीं आता, क्योंकि आप ऊपर जाओगे तो एच की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। एक और वैल्यू चेंज होती है, दैट इज रो, डेंसिटी ऑफ द एयर। ध्यान रखिए, जो एयर होती है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है जितना हाइट पे आप जाते हो। अगर आप सी लेवल पे रहोगे तो एयर की डेंसिटी ज्यादा होती रहेगी, ऊपर आपको एयर कम मिलेगी। आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि जब हम किसी भी माउंटेन पे चढ़ते हैं तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों लेने में प्रॉब्लम होती है सांस, क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होता है। अब ऑक्सीजन लेवल कम होने का रीजन क्या है, वहां पे क्योंकि एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इस वजह से आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी वहां पे। तो अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि और भी जो गैसेज हैं वो भी ऑब्वियसली कम होंगी वहां पे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो डेंसिटी भी कम होती जाती है। तो यहाँ पे डबल इफेक्ट पड़ता है, किसका, डेंसिटी का भी इफेक्ट पड़ता है और एच का भी इफेक्ट पड़ता है। ऊपर जाओगे तो रो की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू भी कम होती जाएगी, और आपके ऊपर जो एयर कॉलम है उसकी हाइट भी कम होती जाएगी। तो इसकी वजह से प्रेशर जितना आप सोचे थे हाइट की वजह से ही ड्रॉप होगा, वो केवल हाइट की वजह से ड्रॉप नहीं होता है, ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है। किसकी वजह से, हाइट की वजह से, और साथ ही साथ डेंसिटी की वजह से भी, आपके ऊपर जो एयर कॉलम है उसकी हाइट और एयर की डेंसिटी की वजह से। तो ध्यान रखना, एयर की डेंसिटी हर जगह सेम नहीं होती है। सी लेवल पे एयर डेंसिटी ज्यादा होगी, ऊपर अगर आप जाओगे तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या होगी, जो एयर की डेंसिटी एटमॉस्फेयर में वो कम होती जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट इज altimeter. So altimeter is a device which is used to measure the altitude, इसीलिए उसका नाम ही altimeter है। तो altitudes को measure करने में काम आता है altimeter। तो altimeter क्या होता है, altimeter बेसिकली इसी तरीके से होता है, एक बैरोमीटर की तरह, एनेरॉयड बैरोमीटर की तरह। तो क्या होता है, क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे पता है अब इसकी तरह देखो, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग एल्टीट्यूड पे डेंसिटी और जो एल्टीट्यूड है मतलब हाइट जो है वो किस तरीके से वेरी करता है वहां पे प्रेशर। तो हमें पता है कि भाई सी लेवल पे, क्योंकि हमको पता है सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है 760 mm/Hg, उसी तरीके से मुझे पता होगा कि 100 मीटर सी लेवल से ऊपर प्रेशर कितना होगा, क्योंकि वहां पे हमको डेंसिटी पता है और वहां पे मुझे एच की वैल्यू पता है, तो वहां पे प्रेशर पता चल जाएगा 200 मीटर, 500 मीटर। तो क्योंकि मुझे हर पॉइंट पे मतलब हर हाइट पे प्रेशर पता है,
इस ग्राफ से मैं हर हाइट पे प्रेशर बता सकता हूं। तो मुझे पता है कि भाई 100 मीटर पे प्रेशर इतना होता है, 200 मीटर पे इतना होता है, 300 मीटर पे इतना होता है। और इसकी हेल्प से, क्योंकि मुझे प्रेशर तो पता है, तो P इक्वल टू क्या होता है, रो जी इंटू एच, वहां से मैं H कैलकुलेट कर लूंगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, क्योंकि अब मुझे पता है कि कितनी हाइट पे प्रेशर कितना होता है। तो इस तरीके से आप एल्टीमीटर की हेल्प से हाइट मेजर करते हो। तो एल्टीमीटर बेसिकली क्या है, एल्टीमीटर एक बैरोमीटर ही होता है। बस आपको यहाँ पे प्रेशर पता होता है और आपको ये पता करना होता है कि आप कितनी हाइट पे हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और आपकी जो क्वेरीज हैं उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।